हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। और जैसा कि हम लेक्चर सीरीज में आगे चलते जा रहे हैं, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी जो है वो क्या होती है, या फिर ऐसी कोई पॉलिसी जो गवर्नमेंट से संबंधित है। ठीक है, जो लास्ट हमने लेक्चर सीरीज की है तो उसमें हमने आरबीआई के बारे में डिस्कस कर लिया, यानी कि अपने देश में जो आरबीआई के फंक्शंस जो वो परफॉर्म करेगा उन सब चीज़ों को हमने देख लिया। आज वाली क्लास में और आने वाली 2-3 क्लासेस में हम ये देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या क्या फंक्शन जो है वो करेगी। कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल जो है वो कर सकती है और उसके क्या क्या जो है वो प्रोविजंस है, उन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो है वो ये देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो होती क्या है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन समझिए कि फिस्कल पॉलिसी एक्चुअल में क्या है। कोई भी ऐसी पॉलिसी जो किससे संबंधित है, टैक्सेशन से संबंधित है। सरकार के पास कितना पैसा आया और कितना पैसा सरकार ने खर्च करना है, तो कोई भी ऐसी पॉलिसी जो हमें इन दो चीजों के बारे में जो है वो बताए, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? डेफिनेशन क्लियर हुई फिस्कल पॉलिसी के। फिस्कल पॉलिसी कुछ हद तक जो है वो कुछ ऐसी है जैसे हम एक पॉलिसी बनाए कि इस महीने मेरे पास इनकम के ये सोर्सेज आएंगे और इस महीने मेरे जो है ये खर्चे हैं, और उन खर्चों के अकॉर्डिंगली अपने जो इनकम के सोर्स है उनको मैनेज करें और बेस्ट जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड जिए। तो इसी चीज को जो है फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। अब सरकार के लेवल पे देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाके देखो, जो इंडिविजुअल लेवल पे है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये क्लियर हो गया होगा कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है बेसिकली। ठीक है, अब एक चीज और है कि फिस्कल पॉलिसी का अकाउंट जो है वो कैसा दिखता है, या फिर अगर उसके अकाउंट को हमने समझना हो तो उसमें क्या क्या चीजें हैं जो लिखी जाती हैं बेसिकली। ठीक है, तो इन सब चीजों को समझते हैं एक बार। सबसे पहले ऊपर मैं लिख देता हूं फिस्कल पॉलिसी। अब ये देखिए, फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा, बेसिकली दो अकाउंट्स होंगे। ठीक है, एक होगा रेवेन्यू साइड और दूसरा होगा कैपिटल साइड। ठीक है, जो पैसा आया है उसको रिसिप्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा। किस फॉर्म में लिखा जाएगा? रिसिप्ट की फॉर्म में। अब जैसा कि मैंने बताया आप सब लोगों को, तो वैसे ही दो अकाउंट्स जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, दो अकाउंट्स बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेवेन्यू। रिसिप्ट्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक है, तो हमने क्या क्या दो चीजें समझी, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक है कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब ये वो पैसा है जो रेवेन्यू वाले अकाउंट से हमारे पास आया, ये वो पैसा जो कैपिटल वाले अकाउंट से पैसा आया हमारे पास। अब ये समझते हैं कि सर इनके जो सोर्सेज होते हैं पैसा आने के वो क्या क्या होते हैं। कि अगर मैंने यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट लिखा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट के सोर्सेज क्या होंगे कि जिनसे इसमें पैसा जो है वो आएगा। ठीक है, तो इसके जो सोर्सेज है उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो दोनों सोर्सेज जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या सोर्सेज है। रेवेन्यू रिसिप्ट में जो पैसा आएगा वो किन किन दो सोर्सेज में आएगा, किससे आएगा? टैक्स एंड नॉन टैक्स। ये तो आपको क्लियर है कि ये क्या होता है, कि इसको भी आगे दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा? डायरेक्ट, और सेकंड क्या होगा? इनडायरेक्ट। क्लियर ऑन दिस? भारत के केस में यदि हम देखें, जो टैक्स से आने वाला पैसा है वो किस में रखा जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट में रखा जाएगा। क्लियर ऑन दिस? इसमें रखा जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स जो है उसके भी आगे दो बाइफरकेशन है, विच इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आने वाला पैसा जो है उसकी अमाउंट ज्यादा होती है रेदर देन डायरेक्ट टैक्सेस। यहां तक आपको क्लियर है? लेकिन मैंने जो है इनिशियल लेक्चर्स में आपको ये बताया था कि टैक्सेस जो है, बेस्ट टैक्स वही है जो इनकम के बेसिस पे लगे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिच और पुअर,
वो दोनों लोगों के ऊपर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसका बर्डन जो है जितना रिच के ऊपर है उतना ही पुअर के ऊपर नहीं होगा, पुअर के ऊपर उसका बर्डन एन टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से बेसिक सी आइडियोलॉजी या थ्योरी ये रहती है कि अपने देश में लगातार इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करो और डायरेक्ट टैक्सेस को ज्यादा करो, यानी कि जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो ज्यादा पैसा पे करे, ठीक है, अपनी इनकम के बेसिस पे। और जो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पे करते हैं, जो कि पुअर सेक्शन है, वो इस पैसे से जो है वो बच पाए और सरकार जो है वो उसे जो फायदा है स्कीम्स के चलते, वो फायदा उसे सरकार दे पाए। तो अप्रोक्सीमेटली ये क्लियर हो गया होगा आपको ये सेक्शन। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि सर जो नॉन टैक्सेस आपने लिखा है, तो सरकार के पास टैक्स से ही पैसा आएगा, नॉन टैक्सेस में कौन सी चीजें आ गई? तो उन्हीं चीजों को डिस्कस करते हैं। नॉन टैक्सेस में बेसिकली क्या आएगा? फाइन्स, जो फाइन्स हो गए, चालान वगैरह हो गए, ठीक है। जैसे मान लो आप बाइक पे कहीं पे जा रहे हो और किसी ने जो है वो आपका चालान वगैरह काट दिया, अब उससे जो पैसा कलेक्ट होगा, उन सब चीज़ों से जो पैसा कलेक्शन होगी, वो सारा का सारा पैसा जो है वो नॉन टैक्स में लिख देते हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने क्या क्या देख लिया, अगर जल्दी से रिकॉल करें तो हमने देखा फिस्कल पॉलिसी में दो अकाउंट्स होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू अकाउंट जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट में ये लिखा गया कि क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे पैसा आएगा, उन सोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहले वाले जो सोर्स है उसको मैंने क्या नाम से लिखा है? टैक्स। सेकंड, नॉन टैक्स। टैक्स को भी आपने ये देख लिया कि टैक्स के दो सोर्सेज हैं, पहला कौन सा हमारे पास डायरेक्ट टैक्स और दूसरा कौन सा है इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर ऑन दिस? फिर हमने ये भी देखा कि नॉन टैक्सेस जो है उसके थ्रू जो पैसा आता है उसके सोर्सेज क्या होते हैं, उसके बेसिकली फाइन्स वगैरह एंड ऑल, ये सब चीज़ें रहती है, ठीक है। तो अब आपको हल्का फुल्का अंदाजा जो है वो लग गया होगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या चीज़ें आती है। अब हम ये समझते हैं कि सर कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है। तो एक चीज़ देखिए, कैपिटल रिसिप्ट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आएंगी। कैपिटल रिसिप्ट में भी दो पार्ट्स हैं, पहला कौन सा है? डेब्ट, और दूसरा वाला पार्ट कौन सा है? नॉन डेब्ट। अब इसको समझते हैं अच्छे से। डेप्थ क्या होता है? बेसिकली इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक है इंटरनल, यानी कि देश के अंदर से ही लिया कोई, और एक्सटर्नल। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में जो रिसिप्ट वाला अकाउंट है उसके दो पार्ट्स हैं, पहला कौन सा है? डेप्ट और नॉन डेप्ट। डेप्ट में भी दो पार्ट्स हैं, इंटरनल यानी देश के अंदर से ही अगर सरकार किसी से पैसा लेती है, और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स ये सब आ जाता है। क्लियर ऑन दिस? तो अगर वहां से कोई पैसा आया तो हम कहाँ पे रखेंगे? कैपिटल रिसिप्ट में वाले अकाउंट में रखेंगे, और उसमें भी कहाँ पे? डेप्ट वाले अकाउंट में। क्लियर ऑन दिस? अब आप पूछोगे कि सर नॉन डेप्ट में क्या आता है? इसमें वो आता है कि जैसे मान लो कोई सरकारी कंपनी है, अब वो जो सरकारी कंपनी वर्क कर रही है, ऑपरेशन अपने कर रही है, तो वो भी कुछ पैसा कमा रही होगी, उन ऑपरेशन के जरिए भी कुछ पैसा आ रहा होगा। अब उनसे जो पैसा आ रहा है, जो कलेक्शन हो रही है, तो वो इस अकाउंट में रखा जाता है। जैसे HAL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल है, ठीक है। तो इन सब कंपनी से, जो कि सरकारी कंपनी है, उनसे जो आने वाला पैसा है वो किस में रखा जाएगा? वो नॉन डेप्ट में रखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि फिस्कल पॉलिसी के सर दो पार्ट्स होते हैं, पहला जो होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट्स हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स के भी दो पार्ट्स देख लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और नॉन टैक्स में क्या आता है ये भी आपने देख लिया, फाइन्स एंड पनिशमेंट ऑल। अब नेक्स्ट ये आ गया था कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जहां से पैसा जो है वो किस फॉर्म में आ सकता है, या तो डेप्ट या नॉन डेप्ट की फॉर्म में आएगा। अगर हमने लोन की फॉर्म में लिया है तो वो इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है। और नॉन डेप्ट में कौन सा पैसा आता है? जो सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया उससे आने वाला जो पैसा है वो किस में आएगा? वो आएगा कैपिटल रिसिप्ट में। तो उम्मीद करते हैं ये डायग्राम जो है वो आपको यहाँ तक क्लियर होगी।
ठीक है, अब नेक्स्ट आगे समझते हैं। इससे पहले हम आगे चलें, ये देखते हैं कि ये जो पैसा आया है ये कलेक्शन होगी इसकी, उधर कैपिटल वाले उसकी भी कलेक्शन होगी। अब बात करते हैं कि पैसा जो हमने लगाना है, जो पैसा हमने लगाना है, खर्च करना है, यहाँ पे जो पैसा लगाने वाला या खर्च करने वाला बोला जाएगा, तो उसको सबसे पहले जो है वो क्या, किस नाम से डिस्कस करते हैं, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। रीज़न ये है कि वो डायग्राम अगर बीच में कुछ ऐसा हुआ फिर आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब वाला जो होगा तो उसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर के बारे में लिखा जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू वाले अकाउंट में है। और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास अभी दो अकाउंट बन चुके हैं। पहला अकाउंट कौन सा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड सेकंड हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब दोनों चीज़ों को समझते हैं कि एक एक करके कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। ये देखिए, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो बेसिकली उन चीज़ों के ऊपर किया जा रहा है जो ज़्यादातर एसेट क्रिएशन नहीं करती। पहली चीज़ इसकी ये है कि ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि कम समय के लिए होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा आती है, यानी कोई भी चीज़ जो सरकार रन कर रही है, जैसे कि मान लो पेंशन है, ठीक है, जो पेंशन के ऊपर सरकार खर्चा करेगी तो वो किस में आएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। जो वेजिस के ऊपर, यानी कि पैसा जो दिया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को, जो सरकारी नौकरी जो है वो करते हैं, जो उसके ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो अभी तक एक रफ एस्टीमेट जो है, अंदाज़ा जो है वो आपको लग गया होगा कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बेसिकली वो खर्चा आता है जो ज़्यादातर एसेट क्रिएशन नहीं करता। जो एसेट क्रिएशन हमारी हो रखी है उसको जो मेंटेन करने के लिए, उसकी रनिंग के लिए जो पैसा चाहिए वही आता है इसमें। अंदाज़ा लग गया आपको? अब एक चीज़ देखिए सिंपल सी, अगर आप किसी को पेंशन दे रहे हैं, ठीक है? और पेंशन से जो है वो हमारी इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन तो वो व्यक्ति नहीं देखेगा, अगर इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से सोचें, बाकी चीज़ों को साइड कर दें, ठीक है? तो वैसा कोई भी खर्चा जो है वो किस में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन सा खर्चा आएगा? तो कहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन सा खर्चा आएगा? अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई भी ऐसा खर्चा आता है जो किसी सरकारी कंपनी को बनाने में लगाया गया, या फिर जिससे जो है वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलेगी, जिससे जो है वो इनकम जनरेशन होगी अच्छी खासी। ठीक है, जैसे आपको पता होगा एसओसी क्या होता है, एसओसी, एसओसी होता है सोशल ओवरहेड कैपिटल। एसओसी बेसिकली वो खर्चा होता है कि अगर ये कोई इन्वेस्टमेंट मान लो कर दे, अगर मान लो आप किसी गांव में रहते हैं, उस गांव में अब सरकार ने क्या किया, एक फैक्ट्री ओपन की, एक बहुत बड़ी ज़मीन ली और ज़मीन पे कुछ रनिंग करनी शुरू कर दी। अब जो वो सरकार चला रही है तो उसको लगभग 100 एम्प्लॉयज़ चाहिए, और आपके गांव के जो फ्री लोग थे उनको सरकार ने जो है वो रख लिया अपने पास, और उन 100 लोगों को जो है वो काम मिल गया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। अब इसको बोलेंगे सोशल ओवरहेड कैपिटल। वो पैसा जो सरकार ने लगाया है, और जो पैसा सरकार की इनकम जनरेशन करेगा, जो पैसा सरकार की इनकम जनरेशन ही नहीं करेगा, बल्कि जो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगा, जो चीज़ों को और स्ट्रीमलाइन कर देगा। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो होता है जो बेसिकली एसेट क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको जो है हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की उसमें रख देते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब एक सिंपल सी बात बताइए, अगर मैं आपको पूछूं कि पिछले साल जो है गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया था सरकारी कंपनियां ओपन करने के ऊपर, तो इसका जवाब सीधी सी बात है, आप नहीं दे पाएंगे। इवन अगर आप द हिंदू भी रीड करते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस भी रीड करते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट है, फिर भी कम चांसेस हैं कि आप इस चीज़ का जवाब दे पाए। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको कि ये बताइए पीएम किसान में कितनी पेंशन दी गई थी, या कितना उनको पैसा जो है वो दिया गया था, आपको पता होगा कि 6,000 रुपये है, और 2,000 की 3 किस्तें जो है वो दी गई हैं। अब ये चीज़ें आपको पता होंगी। सरकार के केस में
जो है नॉर्मली ये देखा जाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा कर देती है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिससे पॉपुलिस्ट पॉलिसी अपनाती है सरकार और फेमस हो जाती है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो सरकार के द्वारा कम किया जाता है, और इसका सिंपल सा रीज़न जो है वो कई बार बोला ये जाता है कि वोट बैंक भी होता है। इवन द हिंदू में कई आर्टिकल जो है वो एक्सपर्ट के द्वारा लिखे गए हैं जिसमें उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लगातार कम करो और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा करो। इसका सिंपल सा अगर उनसे कोई रीज़न पूछे तो ये दिया गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो एक्चुअल में इनकम जनरेशन नहीं कर रहा, एक्चुअल में किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा, एक्चुअल में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। ठीक है, प्लस ये है कि उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी जीडीपी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो होगा ही, ये तो तय है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो एन टाइम्स है, और वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कैपिटल एक्सपेंडिचर से हो रही है, हमारे भारत की नंबर ऑफ कंपनीज भी इससे ज़्यादा इंक्रीज होंगी। तो इस वजह से ज़्यादा कोशिश जो है हमारे हिसाब से ये होनी चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लगातार जो है वो डिक्रीज किया जाए और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो है इंक्रीज किया जाए। क्लियर ऑन दिस? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? अब दोबारा से इस डायग्राम को बनाते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को कितना याद था। आप लोग भी मुझे बताना कि सर इसमें ये था, इसमें ये था। ठीक है, मेजर जो है वो आप ही बताओगे। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने चीज़ों को जाना है। ठीक है, अब एक बार रिवाइज करते हैं। फिस्कल पॉलिसी, उसके बाद हमने क्या देखा था? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्लियर ऑन दिस? यहां तक कोई प्रॉब्लम? और यहां पे क्या था? कैपिटल रिसिप्ट। तो दो चीजें होगी, रेवेन्यू, कैपिटल। क्लियर ऑन दिस? उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने ये देखा था कि यहाँ पे कौन सा खर्चा होता है जिसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अगर आप नोट्स बना रहे हैं, इन चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं, तो सिर्फ कीवर्ड्स लिखिए, बाकी फालतू चीज़ों को मत लिखिए। क्लियर ऑन दिस? अब एक चीज़ और देखिए, इसके सोर्सेज क्या थे? पहला सोर्स क्या था इसका? टैक्स। और इसके सोर्स क्या थे? नॉन टैक्स। अब अगर आप नोट्स बना रहे हैं, इसको याद रखने के लिए, इसको सिर्फ और सिर्फ याद रखने के लिए ये लिखा जा सकता है, एग्जाम्पल फाइन्स। और इसके केस में क्या लिखा जा सकता है कि दो टाइप्स, पहला कौन सा था? डायरेक्ट, और दूसरा कौन सा था? इनडायरेक्ट। क्लियर ऑन दिस? अब क्वेश्चन जो है वो कई बार इसके ऊपर भी पूछा जाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सरकार के डायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू ज़्यादा हुई है या इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए। पहले ये डायग्राम बना लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जैसे ही रिलीज होता है, इस डायग्राम में सिर्फ वैल्यूज फिल करते रहिए। जैसे ये वैल्यू है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसिप्ट। पहली चीज़ इसके ऊपर अपने नोट्स में ये लिखिए कि पिछले 10 साल में रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है। यानी कि, और उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक सिंपल सा ग्राफ बना दीजिए कि कम हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ज़्यादा हो रहा है। और अगर मान लीजिए कि उसमें कोई चेंज देखने को मिल रही है, उसमें कोई चेंज देखने को मिल रही है, तो उसको जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए। पहली चीज़ समझ आ गई कि तैयारी कैसे करनी है। सेकंड जो है वो आपने ये लिखना है कि इसकी वैल्यू जो है वो एक रफ एस्टिमेट जो है वो लिख लीजिए। क्लियर ऑन दिस? अब उसके बाद जो है वो ये लाइन आपने बना रखी है, इसमें टैक्सेस का पैसा लिखिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या एनालिसिस देखने को मिला कि ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इसके बारे में लिखिए। क्लियर है ये? नॉन टैक्सेस में जो है, अब इन दोनों का कंपैरिजन भी कीजिए कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में जो वैल्यूज दे रखी हैं उसमें टैक्सेशन से ज़्यादा पैसा आता है सरकार के पास या नॉन टैक्सेस से आता है? ऑब्वियसली इससे ही आता होगा ज़्यादा, इतने फाइन्स वगैरह तो कलेक्ट नहीं होते होंगे। क्लियर ऑन दिस? तो अभी ये आपको क्लियर हो गया।
अब नेक्स्ट ये है कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। इसके भी दो पार्ट्स थे, कौन कौन से देखे थे हमने, और नॉन डेप्ट। ठीक है, अब इस केस में देखिए कि नो डेप्ट और नॉन डेप्ट में क्या फर्क है, यानी कि सरकार ने जो है वो कितना लोन ले रखा है, उसमें भी आपको ये पता लगेगा कि इंटरनल लोन कितना है, एक्सटर्नल लोन कितना है। तो वो चीज़ आपको समझ आ गई। फिर आपको ये समझ आएगा कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो सरकार को जो कितना रेवेन्यू एक साल में जनरेशन करके देती है। ठीक है, तो उनकी जनरेशन का भी आपको अंदाजा लग जाएगा। अब नेक्स्ट क्या देखा था हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपल सा वो एक्सपेंडिचर होता है जो किसी ऐसी चीज पे किया जाता है जो हमें एसिड क्रिएशन नहीं करके देती। जैसे कि एग्जांपल वेजिस, पेंशन, ये सब स्कीम्स के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है, जो बेसिकली ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो होती है, जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये ज्यादातर क्या होता है, शॉर्ट रन होता है। तो इतना आपको डायग्राम क्लियर है। अब उधर उस केस में देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। ये वो है जो गवर्नमेंट किसी कंपनी बनाने में यूज किया जा रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब फिस्कल पॉलिसी में दो चीजें हो, तीन चीजें हो सकती हैं बल्कि। पहले केस में, पहला केस क्या हो सकता है कि जो पैसा हमारे पास लोगों का कलेक्ट हुआ वो बहुत ज्यादा है और जो हमने खर्च करना है ये बहुत कम है। यानी कि टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू रिसिप्ट की या कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों की जो कलेक्शन है, किस किन दोनों की, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट की, इन दोनों का जो सम है वो बहुत ज़्यादा है। और जो हमने एक्सपेंडिचर करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि हमारे पास इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल है कि जितना पैसा आया उतना ही मैंने खर्च करना है, तो उस केस में वो क्या है, बैलेंस्ड है। क्या है, बैलेंस्ड है। अब इससे पहला वाला जो केस था जिसमें कलेक्शन ज्यादा हुई थी लेकिन लगाना हमने कम था, तो वो उसको बोलेंगे सरप्लस बजट। क्या बोलेंगे, सरप्लस बजट। और तीसरा केस ये होगा कि जब हमने एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा लगाना है लेकिन हमारे पास जो पैसा इकट्ठा हुआ है, यानी कि जो पैसा कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट से इकट्ठा हुआ है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, तो उसको बोलेंगे विच, डेफिसिट बजट। क्या बोलेंगे, डेफिसिट बजट। एक चीज और है कि बजट नाम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से लिखा जाता है। क्लियर ऑन दिस। तो इसी के बीच में हमने तीन चीजें जो है वो जान ली। पहला ये जाना कि सरप्लस बजट क्या होता है, सरप्लस को ऐसे लिख लेते हैं, चलो ठीक है। दूसरा ये जाना बैलेंस्ड बजट क्या होता है, और तीसरा ये देखा कि सर डेफिसिट बजट जो है वो क्या होता है। ये तीनों चीजें हमने देख ली, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि रेवेन्यू के केस में कई बार बोला जाता है कि रेवेन्यू डेफिसिट है या कैपिटल डेफिसिट है, तो उसका क्या मीनिंग है, उसके मीनिंग के बारे में समझेंगे। अगर मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट है। तो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और रेवेन्यू रिसिप्ट कम होंगी। क्लियर ऑन दिस, सिचुएशन समझ आ गई। दूसरा, दूसरे केस में कैपिटल डेफिसिट कब बोलेंगे, कैपिटल डेफिसिट जो है वो तब बोला जाएगा जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है और कैपिटल रिसिप्ट जो है वो कम है। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है इससे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये किस सिचुएशन में है, कैपिटल डेफिसिट की सिचुएशन है। यहां तक आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट में बेसिकली क्या होता है, इन दोनों का सम प्लस, क्लियर ऑन दिस, इन दोनों का सम, और कुछ नहीं किया मैंने, और इन दोनों का सम, ये इन दोनों का सम और इन दोनों का सम। अगर ये सम जो है वो ज्यादा है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है और लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट बहुत ज्यादा कम है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्लियर ऑन दिस, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन आपके पास क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्या अभी क्लियर हो गया होगा,
कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्या होता है। अब नेक्स्ट फिस्कल डेफिसिट के बाद हम ये भी एक बार देख लेते हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है। क्या देखना हम लोगों ने कि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो क्या होती है। देखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग एक ऐसी सिचुएशन है जिस समय क्या होगा कि जो हमारे पास एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट, इन दोनों के बीच में जो गैप क्रिएट हो रखा है, इसको फिल करना सरकार के द्वारा। और इसको फिल करने के लिए सरकार जो है वो किसकी हेल्प लेगी? आरबीआई की हेल्प लेगी। अब आरबीआई से कुछ पैसा जो है वो ले लिया जाएगा और उसमें फिल कर दिया जाएगा, और इस तरीके से जो है क्या करेंगे गवर्नमेंट? फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन जो है ये कोई ज़्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि अगर आरबीआई ने पैसा दिया है तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंजेस आएंगी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है? जो सरकार से संबंधित है। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? जो बैंकिंग सिस्टम से संबंधित है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हैंड टू हैंड वर्क करनी चाहिए। अगर मान लो जो है फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंडिचर की तरफ ज़्यादा है, मॉनेटरी पॉलिसी उसको कॉन्ट्रैक्शन करने में लगी हुई है, तो ये जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट और आरबीआई का आपस में नेक्सस होता है और इसके थ्रू जो है वो चीज़ें इकोनॉमी में होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है ये समझ आ गया होगा। आपको ये समझ आ गया होगा कि सर रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, कैपिटल डेफिसिट क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये समझ आ गया होगा। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या चीज़ें आएंगी, कैपिटल रिसिप्ट में क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, और रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को क्लियर हो गया होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि सर मान लो जो है हमारी सरकार आ गई, हमारी मतलब किसी की भी आ गई। ठीक है, तो अब उस केस में आप ये पूछ सकते हैं कि सर मान लो हमने एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर दिया, हमने जो है वो लोन वोन लिए और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन हमारे पास जो सोर्सेज से लोन आया है, या फिर वो तो इंटरेस्ट लेगा, प्लस ये भी है कि उसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबी है कि 5 साल हमारा टेन्योर था, उसके बाद किसी और की गवर्नमेंट आएगी, वो देखेंगे कि कैसे चुकाना है इसको, हमारी गवर्नमेंट तो नहीं आएगी। तो उस केस में क्या करेंगे? इसी चीज़ को चलते, प्लस ये है कि ज़्यादातर जो है वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा ना हो, रिसिप्ट जो है वो उसके कंपैरिजन में कम होती थी। तो इसी वजह से एक एक्ट लाया गया था 2003 में। सन 2003 में जो है क्या लाया गया था? FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसमें क्या समझाया गया था? इसमें बेसिक सी एक ही चीज़ समझाई गई थी। इसमें बेसिकली बताया गया था कि हमारा जो होने वाला एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली 3% रखो हमारी जीडीपी का। कब तक? 2008-9 तक इन्होंने ये अचीव करना था। ठीक है, हमारे 3% होना चाहिए हमारी जीडीपी का। और इन्होंने ये भी बोला था कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है, उसको भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कम करते चलो। 0.3 समथिंग जो है वो पर ईयर के अकॉर्डिंगली कम करने के लिए बोला गया था। और FRBM एक्ट जो है वो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव, इसका मेजर प्रोस्पेक्टिव जो है वो सिंपल सा ये था कि हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो है वो अपना बजट मैनेजमेंट करें और पैसा खर्च और रेवेन्यू सोर्सेज को देखें, ताकि आने वाले समय में हमें कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्लियर ऑन दिस? लेकिन इसमें जो है आप बोल सकते हो कि सर अगर मान लो कि पैंडेमिक आ गया, उस केस में क्या होगा? उस ईयर में हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए भी इसमें क्लॉज बनाई गई थी। इसमें बेसिकली ये लिखा गया था सिंपल सा कि इसकी एक एक्सेप्शन भी है। क्या है? एक्सेप्शन है। और उस एक्सेप्शन में केस में क्या होगा कि यदि मान लो उसमें कुछ क्राइटेरियाज बताए गए थे कि नेशनल वॉर है, ये है, पैंडेमिक आ गया कोई, या इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, तो उस केस में इस FRBM एक्ट को अगर सरकार फॉलो ना भी करे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में इसको फॉलो करना होगा। फिर उसके बाद 2012 में इसमें अमेंडमेंट की गई। ठीक है, अमेंडमेंट में फिर उसके बाद ये देखा गया कि हम जो अचीव करना चाह रहे थे उसको आने वाले समय में अचीव करेंगे। जैसे मैंने उधर लिखा था 2008-9 में अचीव करना था, लेकिन 8-9 में क्या हुआ? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। अब उस चीज़ के चलते ये लोग अचीव नहीं कर पाए। अब उसी चीज़ के चलते 2012 में अमेंडमेंट लाई। क्लियर ऑन दिस? 2012 में अमेंडमेंट लेके आए। उसके बाद जो है वो एक कमेटी भी इस्टेब्लिश की गई सन 2016 में।
उस कमेटी ने भी अपनी रिकमेंडेशंस दी और इसमें चेंजेस करने को बोला, जो कि 2023 तक जो है वो लागू होंगे। ठीक है, तो आज हमने जो भी देखा वो फिजिकल पॉलिसी के कंटेक्स्ट में देखा है। क्लियर ऑन दिस? अब जो मैंने चीजें आपसे डिस्कस की हैं, मैंने जो है आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इसकी माइन्यूट डिटेल्स जो है वो हम इसमें आगे देखेंगे। प्लस एक चीज और है, कल की जो हमारी क्लास होगी वो बेसिकली शायद हो सकता है पूरी क्लास जो है वो जीएसटी के ऊपर ही हो। आपको ये समझाया जाएगा जीएसटी क्या होती है। इससे पहले ये भी एक बार मैं करवा दूंगा कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस कौन कौन से होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। ठीक है, तो जैसा कि ये हमने एक डायग्राम के साथ ही समझा सारा, तो वैसे कोशिश करेंगे कि वो भी जो है वो एक डायग्राम के साथ ही हम लोग समझ लें। ठीक है, तो अभी देखते हैं चीज़ें क्या क्या है इसमें। सबसे पहले ये लिखा है फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक कंडीशंस, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इकोनॉमी को क्या करना? स्टेबलाइज करना। इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो इसका होता है। अब वो ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं उसको देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट आना। सेकंड है प्राइस में स्टेबिलिटी आना, चीज़ों के प्राइस हैं वो अनस्टेबल ना हो जाए, या ये ना हो कि वो बहुत ही महंगा है और बहुत ही सस्ता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत में जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और रफ्तार पकड़े, तो उसके लिए भी कदम उठाना। नेक्स्ट है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना कि वो सबके लिए फायदेमंद हो और इकोनॉमी जो है वो क्या हो जाना? स्टेबल हो जाना। तो ये हमने देख लिया। अब आपको एक चीज मैं और बता देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज और देखिए आप लोग कि हमने जो है फर्स्ट जब जीडीपी के बारे में देखा था, तो हमने ये देखा था कि जीडीपी के जो है एक फॉर्मूला होता है C+I+G+X-M। अब फिजिकल पॉलिसी सिंपल टर्म्स में देखें, जो चीज सिर्फ सी से जो है वो संबंधित है उसको फिजिकल पॉलिसी का नाम जो है वो दिया गया है। अब जो ये जी है, ठीक है, इसमें भी तीन चीजें आती हैं। पहली चीज इसमें क्या आएगी? इससे हो सकता है प्रभाव पड़ सकता है जीडीपी के ऊपर। ठीक है, और ट्रांसफर्स आ जाएंगे इसमें, और ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या चीजें आ गई? टैक्सेस आ गए, ट्रांसफर्स आ गए। इसमें क्या चीजें आती हैं? द वन साइडेड पेमेंट्स आर नोन एज द ट्रांसफर्स। और वन साइडेड पेमेंट किसे कहते हैं? वन साइडेड पेमेंट कहते हैं जिसमें हमने कुछ भी जो है वो नहीं किया, उसके बदले भी हमारे पास पेमेंट आ गई। पेंशन, पीएम किसान। ठीक है, तो ये सब जो योजनाएं हैं ये किसकी एग्जांपल है? ट्रांसफर की एग्जांपल है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग है जो चीजों पे खर्चा किया है। अब इसी चीज को देखेंगे। पहली चीज क्या लिखी है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसका किस पे? इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है। और इसमें भी जो है हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ आया। सेकंड हमने वो क्या बोला था? ट्रांसफर पेमेंट्स। तीसरा हमने क्या बोला था? टैक्सेस। इन तीनों चीजों का जो है वो इम्पैक्ट होगा, और क्या इम्पैक्ट होगा वो भी मैंने करवा दिया। अब नेक्स्ट ये इस पे ये लिखा हुआ कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? बेसिकली जो इसके सोर्स क्या क्या है, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस। उसमें भी दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इसमें जो है नॉन टैक्सेस रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आती हैं? गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है, और ये वाला रिसिप्ट कोई ऐसी फाइन्स, पेनल्टीज, ये सब लाइसेंस, ये सब चीजें। कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है? बताया था मैंने, क्या आता है? हाँ बिल्कुल ठीक, नॉन डेप्ट। अब नेक्स्ट हमने ये देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या चीजें आती हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने उस समय भी बताया था कि ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो कम समय के लिए होता है। तो इन्होंने भी वही लिखा कि शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस विद इन 1 ईयर। ऑपरेशनल कॉस्ट को मैनेज के लिए करने के लिए ये किया जाता है। ओपेक्स यानी कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के नाम से बोलते हैं इसको। ठीक है, रिपेयर एंड वियर एंड टियर ऑफ मशीन्स के ऊपर जो खर्चा है वो भी इसमें होगा। रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है ये बेसिकली।
लेकिन अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? लॉन्ग टर्म होता है। पहली चीज एसेट की बाइंग, फिक्स एसेट को खरीदना, परचेज करना, ये सब चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेसिकली करता है। अब नेक्स्ट हमने ये देखा कि फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होती है। फिजिकल कंसोलिडेशन होता है कि जो सरकार खर्चा कर रही है और जो उसके पास रेवेन्यू के सोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली देखना, उनका अंदाजा लगाना और उस हिसाब से उसको मैनेज करना। इस प्रोसेस को जो है वो नाम दिया जाता है फिजिकल कंसोलिडेशन। क्लियर ऑन दिस? फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होती है और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट्स जो है वो उनको अच्छे से देखो, चीज़ों को देखो कि क्या इकोनॉमी ये लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है भी या नहीं। डेफिसिट फाइनेंसिंग हमने देख लिया था इंडिया के केस में क्या होती है, ठीक है। आरबीआई से पैसा लेके उसको फाइनेंस करना, जो कि अच्छा नहीं होता, इतना प्रॉब्लमेटिक होता है आने वाले जनरेशन के लिए। हमने ये भी देखा था एफआरबीएम एक्ट क्या होता है, कब आया था? 2003 में आया था, ठीक है। और इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें बताई गई थी, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ क्या थी कि एफआरबीएम एक्ट 2003 ने ये बोला था कि 3% का जो है वो एक्सपेंडिचर का डेफिसिट हो सकता है जीडीपी का बाय 2009-10, लेकिन ये अचीव नहीं हो पाया। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अचीव करने के लिए हर साल 0.3% से उसको कम करना होगा। जितना भी अभी चल रहा है 0.3% से उसको कम कर दो तो 3% अचीव हो जाएगा। और रेवेन्यू डेफिसिट की रिडक्शन के लिए भी इन्होंने चीज़ें बोली थी। अब एक चीज़ आप देखो कि रेवेन्यू डेफिसिट की रिडक्शन के लिए चीज़ें बोली हैं, कैपिटल डेफिसिट की रिडक्शन के लिए चीज़ें नहीं बोली। वो इस वजह से क्योंकि वो एसिड क्रिएशन कर रहा है, वो आने वाले समय में जो है वो एंड टाइम्स हमें दे देगा, लेकिन ये नहीं दे पाएगा। तो इस वजह से ये बोला था कि 0.5% जो है वो इसको कम करना विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी पर ईयर, ठीक है। और इसको 2008-9 तक जाते जाते इसको बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना, ये चीज़ इसमें बोली गई थी। पब्लिक डेब्ट जो है वो उसमें रिडक्शन करनी है। तो ये सब चीज़ें एफआरबीएम एक्ट में जो है वो बताई गई थी। इन्होंने ये भी बोला था कि एनुअल कुछ टारगेट्स रखो और उनको अचीव करो। बोरिंग्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, ठीक है, आरबीआई के द्वारा। इतना नहीं कि कुछ भी जो है वो बोरो करके जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग की सिचुएशन जो है वो रख दे। एक्सेप्शन इसमें मैंने क्या बताई थी कि कुछ एक्सेप्शन भी थी। एक्सेप्शन में क्या था कि नेशनल सिक्योरिटी है अगर, ठीक है, अगर पब्लिक ऑर्डर जो है वो या पेंडेमिक वाली कोई सिचुएशन आ जाए तो उस केस में हो सकता है। क्लियर ऑन दिस? और 2012 में इसमें अमेंडमेंट की गई थी। उन्होंने बोला था कि जो आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करते हो और उसके साथ जो है वो डिमांड फॉर ग्रांट पेश करते हो, उसके साथ अदर डॉक्यूमेंट्स भी निकालो। अब उस अदर डॉक्यूमेंट निकालने का फायदा ये रहता कि हमें अंदाजा लगना शुरू हो जाता कि अभी हमारे देश की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो क्या है, फिजिकल पॉलिसी सरकार की क्या है। और वो तीनों चीजें जो है वो क्या क्या थी उनको देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट MEFS, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट और फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। ये तीनों जो है वो बोला गया था कि एफआरबीएम के साथ निकालो, और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो यही था कि और क्लियर हो लोगों को। उसके बाद मैंने बताया था कि सन 2016 में एक कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी, उसका नाम क्या था? एनके सिंह कमेटी। और उन्होंने ये बोला था कि 2023 तक जो है वो इतना बोला था कि इसको और कम जो है वो किया जाए, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को जो है वो हमने अच्छे से देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो है वो आपको बेनिफिशियल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसका बेनिफिट जो है वो उठा पाए। अगर इकोनॉमी जो मैंने समझाई है इसमें कोई आपको प्रॉब्लम लगती है या ये लगता है कि सर एक बार इसको कवर कर दो, तो वो जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को सॉल्व कर पाऊँ। चलिए, थैंक यू।